हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 5वां चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ, आखेट एवं भोजन संग्रह, इसके साथ ही पशुपालन और उसके दो प्रकार, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, और एक लास्ट टॉपिक जो कि चैप्टर का है खनन, इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसकी दो विधियाँ। दोस्तों, आज ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कृषि और उसके प्रकार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर की नोट्स के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये चैप्टर 5 है और ये चैप्टर 5 का जो पार्ट है वो सेकंड है, जिसके अंदर हम कृषि और इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कृषि पर। कृषि का क्या अर्थ होता है, इसके साथ ही कृषि के प्रकार, निर्वाह कृषि जिसमें दो प्रकार होते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। फिर हमें पढ़ना होगा रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि के बारे में। दोस्तों, इसके साथ जो बाकी के पॉइंट जो हमारे बच जाते हैं वो हम थर्ड पार्ट में कवर अप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है कृषि से आप क्या समझते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें कृषि का अर्थ समझना है। दोस्तों, कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है जोतना। तो इस प्रकार कृषि का अर्थ बनता है जमीन को जोतकर एवं बोकर खाद्य एवं अन्य उपयोगी सामानों का उत्पादन करना। दोस्तों, खाद्य सामान यानी कि जैसे कि गेहूँ, चावल जो कि खाने योग्य हैं। अन्य उपयोगी सामान जैसे कि लकड़ी, चंदन की लकड़ी या फिर और अन्य लकड़ी या फिर अन्य उपयोगी सामान। तो दोस्तों, इन सब को अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो इसको कृषि कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था, कृषि से आप क्या समझते हैं, वहाँ पर हमने कृषि की परिभाषा समझ ली है और कृषि का अर्थ भी समझ लिया है। सो फ्रेंड्स, कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो सामाजिक कारक हो सकते हैं, वहाँ का जो समाज है वो उसे प्रभावित करता है। फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, भौतिक कारक, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है वो डिफरेंट होती है जो कि मैदानी क्षेत्रों पर की जाती है उससे। और इसके साथ दोस्तों एक लास्ट पॉइंट होता है जो इसको प्रभावित करता है, आर्थिक कारक। इन सभी कारकों के कारण आर्थिक कारक, जैसे कि किसान के पास कितना पैसा है, अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो महंगी कृषि करेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें होंगी। अगर पैसा कम होगा तो वो प्राचीन औजारों वाली कृषि करेगा। तो फ्रेंड्स, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, भौतिक कारक, इन सब के कारण कृषि में भिन्नता आ जाती है। कृषि का जो प्रणाली है वो अलग अलग देखी जा सकती है। तो इन्हीं प्रणालियों को कृषि के प्रकार के रूप में हम यहाँ पर समझ रहे हैं, जैसे कि निर्वाह कृषि जो कि जीवन जीने के लिए की जाती है। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जिसमें व्यापारिक कृषि तो है पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। मिश्रित कृषि जिसमें कि पशुओं और फसल उत्पादन दोनों किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब हमें आज पढ़ना है डिटेल में। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि होगा निर्वाह कृषि क्या है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, इसे किन दो भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, निर्वाह कृषि का अर्थ होता है ऐसी कृषि जो कि किसान अपने परिवार के लिए करता है या फिर स्थानीय उपयोग के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, इस कृषि में क्या होता है, जो कृषक का परिवार होता है वो या फिर जो स्थानीय लोग होते हैं वो जो भी कृषि से उत्पादन होता है उसका संपूर्ण उपयोग कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक गांव में अगर 100 केजी गेहूं होते हैं उत्पादन, और इसी गांव के अंदर इन 100 किलो गेहूं का उपयोग भी कर लिया जाए तो इसे निर्वाह कृषि कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार परिभाषा देख लेते हैं। निर्वाह कृषि में स्थानीय लोग या कृषक का परिवार कृषि उत्पादन का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण उपयोग करते हैं, इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। इसको दो भागों में बांटा जाता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। सो फ्रेंड्स, इन दोनों पार्टों को पहले समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, आदिकालीन निर्वाह कृषि के कई नाम हैं, जैसे कि स्थानांतरी कृषि,
कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि और भी विश्व में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, जिसके मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं अलग अलग नामों से, जैसे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं। या झूम खेती या स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चन होंगे। आदिकालीन निर्वाह कृषि, झूम कृषि एवं स्थानांतरित कृषि और कर्तन एवं दहन कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो थी, शब्द से ही समझ में आ रहा है, आदिकालीन यानी कि आदि मानव के रूप में की जाती थी। आदि मानव से, आदिकाल से शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो दोस्तों निर्वाह कृषि हम पढ़ चुके हैं, ऐसी कृषि जिसमें जो उत्पादन होगा वो कृषक का परिवार कर लेगा या स्थानीय लोग कर लेंगे। हमें समझना है आदिकालीन निर्वाह कृषि को। तो दोस्तों ये आदिकालीन थी, इसके अंदर क्या किया जाता था, जो भी वन होते थे उनको जला दिया जाता था, उनसे जो राख प्राप्त होती थी उसको मिट्टी में मिला देते थे और खाद के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। और इस राख से आने वाले टाइम में जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता यानी कि उपजाऊ क्षमता जो थी वो कम हो जाती थी, जिस कारण जो किसान था या जो कृषक था वो उस क्षेत्र को छोड़ देता था और दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करने लगता था। इसे ही आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो स्थान परिवर्तन करता है, तो इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके 2 अन्य नाम हैं, जैसे कि भारत में इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं और इसका एक और नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। तो फ्रेंड्स नाम याद रखिएगा, क्योंकि नाम के ही बेस पर क्वेश्चन होंगे जो हमें समझने होंगे। चलिए अब आंसर बता देता हूँ कैसे लिखना है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यह कृषि का सबसे आदिम स्वरूप है। तो फ्रेंड्स 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ये कृषि का आदिम स्वरूप बताइए, तो वह है आदिकालीन निर्वाह कृषि। ओके, यह कृषि का सबसे आदिम स्वरूप है। आदिकालीन निर्वाह कृषि में वनस्पति को जला दिया जाता है और इससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह राख मिट्टी में खाद का काम करती है, लेकिन कुछ समय बाद यह भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए कृषक दूसरे स्थान पर कृषि करने लगता है और इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया इसका अर्थ, ये था हमारा अर्थ। अब हमें इसकी विशेषताएं देखनी है। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि ये जो कृषि की जाती थी इसमें जो खेतों का आकार होता था वो छोटा होता था। पारंपरिक औजारों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि ये आदिकालीन है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, कुदाली, फावड़ा, इसका उपयोग करते थे। यह कृषि पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करती है, जैसे कि मॉनसून। कहने का मतलब है कोई सिंचाई के साधन इसमें उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो ये मानसून पर निर्भर करती थी कृषि। इस कृषि में कृषि की उत्पादकता कम होती थी, क्योंकि आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था। जब भूमि का उत्पादन कम हो जाता था तब कृषक दूसरे स्थान पर कृषि करने लगता था। विश्व के अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि भारत में झूम कृषि, अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लौदांग। तो दोस्तों इसका भी मैप में आपको दिखा देता हूँ। मैप के बाद हम पढ़ेंगे इसके 2 दोष। तो चलिए मैप पर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया के क्षेत्रों में इसे लादांग के नाम से जानते हैं और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आदिकालीन निर्वाह कृषि का मानचित्र। अब इसके दोष की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इस कृषि का क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स इस कृषि के 2 नुकसान होते हैं। पहला, वनों का ह्रास होता है, क्योंकि वनों को जलाया जाता है, और पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण को नुकसान होता है। तो पहला नुकसान इसका यह है कि वनों का ह्रास होता है। दूसरा, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है और मृदा अपरदन होता है। तो दोस्तों
इसके दो प्रभाव हमने यहाँ पर पढ़े, दो परिणाम पढ़े जो कि इसकी हानियाँ हैं। पहला, वनों का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो कवर अप हो जाता है, जो कि था आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं या फिर स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि निर्वाह कृषि का ही पार्ट है, गहन निर्वाह कृषि, इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि समझ लेते हैं क्या होती है गहन निर्वाह कृषि। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो चौथा क्वेश्चन है ये हमारा, चौथा क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। तो ये जो गहन निर्वाह कृषि की जाती है, ये की जाती है मानसून एशिया के क्षेत्रों में। ये जो इंडिया होता है, इंडिया के आसपास का ये जितना क्षेत्र होता है, इसे मानसून एशिया बोला जाता है। मैप पर ये जो क्षेत्र है, इसे सपोज कीजिए इंडिया है, तो इस क्षेत्र को और इसके आसपास का ये जो क्षेत्र होता है, इसे मानसून एशिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसी क्षेत्र में ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसमें गहन श्रमिक की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे आबादी वाले देशों में की जाती है, जिसमें खेतों का आकार बहुत छोटा होता है और उस पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों क्योंकि भूमि का बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, उस पर अधिक से अधिक श्रम होता है, जनसंख्या वाले क्षेत्र अधिक होते हैं, अधिक जनसंख्या उस पर यानी कि अधिक श्रम का दबाव होता है, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है गहन निर्वाह कृषि क्या है, तो क्यों कहते हैं पहले इसे समझ लेते हैं। क्योंकि जो भूमि है वो कम होती है और जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो इसीलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, यानी कि गहन उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो कहाँ की जाती है, मानसून एशिया के देशों में की जाती है। तो चलिए अब समझते हैं इसकी परिभाषा। तो गहन निर्वाह कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे आबादी वाले देशों में की जाती है, जिसमें खेतों का आकार बहुत कम होता है या छोटा होता है और जनसंख्या का दबाव उस पर अधिक होता है। क्योंकि भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं गहन निर्वाह कृषि के, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। दोस्तों चावल प्रधान वाले में अधिक से अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में अधिक से अधिक गेहूं के अलावा जो फसल होती हैं, गेहूं, बाजरा, मक्का, इनका उत्पादन किया जाता है। तो इसके दो प्रकार हैं, चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो दोस्तों आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, जो कि निर्वाह कृषि में पहले ही बता चुके हैं, गहन निर्वाह कृषि में, और मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकतर परिवार के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है और अधिकतर परिवार के सदस्य ही मानव श्रम के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसका ये है। चौथा पॉइंट है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, जबकि प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। तो जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो अधिक होता है। तो इसी पॉइंट को पहले समझते हैं। तो सपोज कीजिए एक खेत है 1 एकड़ का, इस पर जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है 100 किलो, और जो इस पे श्रमिक लगे हुए थे वो 10 लगे हुए थे। तो दोस्तों अगर इसे 1 एकड़ की तुलना में देखें तो 100 किलो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, पर लेकिन क्योंकि इस पर 10 श्रमिक लगे हुए थे, तो अगर एक श्रमिक का एवरेज निकालें तो 10 होता है। तो यानी कि एक श्रमिक ने केवल 10 किलो का उत्पादन किया है। तो इसीलिए खेतों का आकार छोटा होता है, एकड़ के हिसाब से प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, और श्रम की
अपेक्षा, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था, जो दो विशेषताएं हैं इसकी, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है और प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है। अच्छा, जैविक खाद का इस कृषि में उपयोग किया जाता है, यानी कि गोबर से बनी जो खाद होती है उसका उपयोग करते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कृषि के लिए, तो इसीलिए जैविक खाद का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे पत्तियों से जो खाद बनती है उसका। इसके अलावा इसकी जो दो मुख्य फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूँ एवं चावल। दोस्तों ध्यान दीजिए, दो इस प्रकार थे, चावल प्रधान, चावल रहित। रहित का मतलब होता है अलावा, चावल के अलावा, है ना, चावल के अतिरिक्त। तो चावल के अतिरिक्त गेहूँ और चावल, तो दो मुख्य इसकी फसलें हैं। ठीक है, अब आपको इसमें जो याद रखना है वो ये जो पॉइंट हैं जो कॉमन इसमें लिखे हुए हैं ये वाले, इन्हें याद रखना है। यही हमारी जो ये वाली चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है और चावल रहित, इनकी विशेषताएं होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या है और इसकी विशेषताएं। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, अब हमने गहन निर्वाह कृषि पढ़ लिया है, बस यहाँ पर पढ़ना है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो ये क्या है, ये एक गहन निर्वाह कृषि है जिसमें चावल प्रमुख फसल होती है। बस हो गया डिफाइन, अर्थ समझ में आ गया। एक ऐसी गहन निर्वाह कृषि जिसमें चावल का उत्पादन किया जाता है, चावल प्रमुख फसल है, उसे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, सेम जैसा अभी ऊपर पढ़ा। खेतों का आकार छोटा होता है, मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग करते हैं, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है तो इसमें प्रमुख फसल चावल होती है। तो ज़्यादा कुछ इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है इसलिए। तो सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन होगा जो होगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो दोस्तों चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है, ये भी एक गहन निर्वाह कृषि है जिसमें चावल के अतिरिक्त गेहूँ, सोयाबीन, जौ जैसी जो फसलें होती हैं उसकी कृषि की जाती है, यानी कि उसका उत्पादन किया जाता है। तो यह एक ऐसी कृषि है जहाँ पर चावल के अतिरिक्त जो उत्पादन होता है वो किया जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऐसे कृषि के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर चावल उगाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि चावल की फसल के लिए अधिक से अधिक जल की ज़रूरत होती है, यानी कि अधिक से अधिक पानी चाहिए होता है, और ऐसे क्षेत्र चाहिए होते हैं जो कि थोड़े आर्द्र हों, नमी वाले क्षेत्रों, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जल जो है वो अधिक होना चाहिए और जलवायु भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जा सके। तो इसलिए जो चावल की जो खेती है वो हर जगह नहीं की जा सकती है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नहीं की जा सकती है वहाँ पर की जाती है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जिसमें जो उत्पादन होता है वो गेहूँ, सोयाबीन, जौ जैसी फसलों का किया जाता है। तो चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है उसका अर्थ हमने समझ लिया है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है, ऐसी गहन निर्वाह कृषि जिसमें चावल के अतिरिक्त, यानी कि चावल को छोड़कर गेहूँ, सोयाबीन, जौ जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इसकी भी विशेषताएं सेम है ऊपर वाले की तरह। खेतों का आकार छोटा होता है, मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है, जैविक खाद का अधिक उपयोग किया जाता है। इसकी जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ, चावल छोड़कर गेहूँ और सोयाबीन, जौ, ये इसकी मुख्य फसलें होती हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। छठा क्वेश्चन, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्या है और इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। दोस्तों ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसके ठीक विपरीत होता है इसके अंदर सब कुछ। तो एक बार बता देता हूँ, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इस कृषि में अधिक से अधिक जो भी उत्पादन होता है वो अनाज का होता है और अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस वाली कृषि में मशीनों का उपयोग नहीं था, निर्वाह कृषि में, इसमें अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। खेतों का आकार बड़ा होता है, ठीक है,
प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, वहाँ जैविक कृषि थी यानी कि जैविक खाद का उपयोग था, यहाँ रासायनिक खाद का उपयोग है। इसमें गेहूँ, मक्का, जौ, जई इस सब का उत्पादन इसमें किया जाता है। ये जो कृषि की जाती है ये यूरेशिया के स्टेपीज़, अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के इन क्षेत्रों में की जाती है। तो पहले एक बार इसका अर्थ समझते हैं। ये तो समझ में आ गया हमें कि ये जो कृषि है निर्वाह कृषि के ठीक विपरीत होती है, इसकी सब कुछ विशेषताएं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अर्थ से समझते हैं। विस्तृत वाणिज्य, जहाँ पर भी शब्द आ जाता है वाणिज्य या व्यापारिक, इसका मतलब है कमर्शियल। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ कमर्शियल होगा यानी कि व्यापारिक होगा। तो आप याद रखिए, जहाँ पर भी व्यापारिक शब्द आ जाएगा यानी कि व्यापारिक यानी कि वाणिज्य शब्द आ जाएगा, कमर्शियल, तो वो सब कुछ बड़े स्तर पर किया जाएगा, मशीनें अधिक आ जाएंगी, बाजार के लिए किया जाएगा। तो निर्वाह कृषि में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर जो भी कुछ किया जा रहा था अपने उत्पादन के लिए किया जा रहा था, अपने उपयोग के लिए। ठीक है, खेतों का आकार छोटा था यानी कि छोटे स्तर पर किया जा रहा था, मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। तो चलिए अब इसकी परिभाषा बनाते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि एक मशीनीकृत कृषि है, यानी कि जहाँ पर अधिक से अधिक उत्पादन मशीन से किया जाता है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसकी सिंपल सी परिभाषा हो गई, कैसी कृषि है? मशीनीकृत कृषि है, जिसमें उत्पादन जो किया जाता है वो अनाज का किया जाता है। चलिए विशेषताएं देखते हैं, जो कि जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया है। खेतों का आकार बड़ा होता है, मानव श्रम की अपेक्षा मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है क्योंकि जो कृषक होता है वो मशीनों का उपयोग करता है इसीलिए। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों यानी कि उर्वरक मतलब कि फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद होती है उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि यूरिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं गेहूँ, मक्का, जौ, जई। तो ये इसकी मुख्य फसलें होती हैं। इसके अलावा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र जो होता है वो यूरेशिया के स्टेपीज़, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स। तो दोस्तों इनको मैं आपको मैप पर बता देता हूँ। ठीक है, उसमें से आप एक दो कोई याद कर लीजिएगा जो सिंपल हो। तो चलिए मैप पर चलते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का। तो दोस्तों ये मैप है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का, जिसमें हमें इसके क्षेत्र देखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो इसके डाउन्स यानी कि नीचे का क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका के जो दक्षिण अफ्रीका है उसके वेल्ड्स। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, यूरेशिया के स्टेपीज़। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा हो जाता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है और इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं ठीक उल्टा होता है गहन निर्वाह कृषि का। गहन निर्वाह कृषि में छोटे खेत होते हैं या बड़े खेत होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा हो जाता है, समझ में भी आ जाता है आसानी से। तो अगला क्वेश्चन इसीलिए देख लेते हैं कि गहन निर्वाह कृषि में और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से मैंने ले लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि का लिया है यहाँ पर, ये निर्वाह कृषि भी हो सकता है क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो सेम ही है लगभग। तो निर्वाह कृषि या गहन निर्वाह कृषि में जो अंतर है वो क्या था? पहला, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, खेतों के आकार के हिसाब से ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है खेतों का आकार। यहाँ मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, यहाँ मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर रासायनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य फसल होती है वो गेहूँ और चावल होती है। इसकी मुख्य फसल गेहूँ, मक्का, जौ, जई होती है। इसमें जो उत्पादन किया जाता है वो अधिकतर परिवार या स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। इसका जो उत्पादन होता है वो व्यापार के लिए किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मेरे को अभी याद आया है कि हमने जो गहन निर्वाह कृषि था उसका मैप नहीं देखा था, उसका क्षेत्र नहीं देखा था। मैंने आपको बताया था वो कि मानसून एशिया के क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए एक बार गहन निर्वाह कृषि का मैं आपको मैप दिखा देता हूँ
कि इसके जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये मैप है गहन निर्वाह कृषि का। तो मानसून एशिया शब्द यूज़ किया था मैंने, और मैंने बताया भी था ड्रॉ करके कि मानसून एशिया कहाँ पर होता है। इसे मानसून एशिया कहते हैं इस क्षेत्र को। और इसमें ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये जो ब्लैक कलर से जो दिखाया गया है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल का उपयोग किया जाता है, यानी कि चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्र हैं, ब्लैक वाले। और जो पर्पल कलर है उसके से जो दिखाए गए हैं वो हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र। तो दोस्तों इसके लिए अगर क्वेश्चन आता है का क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो है मानसून एशिया लिखना होगा हमें। ठीक है, मानसून एशिया। तो मानसून एशिया क्षेत्र होता है गहन निर्वाह कृषि का। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो हमारा क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन क्या था, गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन जो था वो भी हो गया है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन हो कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब एज अ कॉन्टैक्ट मेरे को ऐड करके डायरेक्ट मेरे से बातचीत कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, तो लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रोपण कृषि क्या है। दोस्तों रोपण कृषि जो है ना, वो एक व्यापारिक कृषि होती है जिसके अंदर जो उत्पादन किया जाता है वो चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, इस सब का उत्पादन किया जाता है। और इस कृषि की जो शुरुआत की थी वो यूरोपीय लोगों ने की थी, ऐसे क्षेत्रों पे जहाँ पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर रखा था, जहाँ पर उन्होंने उन देशों को उपनिवेश बना रखा था। जैसे कि भारत पर ब्रिटेन वासियों ने नियंत्रण कर रखा था, तो ब्रिटेन वासियों ने भारत में चाय के पौधे लगाए, यानी कि चाय के बाग लगाए, उनकी शुरुआत की है। तो चलिए देखते हैं रोपण कृषि का सबसे पहले अर्थ क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए, क्योंकि व्यापारिक है ना, तो बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास जैसी फसलें उगाई जाती हैं और इनका व्यापार किया जाता है, व्यापारीकरण किया जाता है। तो व्यापारिक है तो व्यापार किया जाएगा। तो रोपण कृषि का जो कंसेप्ट है वो इतना ही है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है एक ऐसी व्यापारिक कृषि जिसमें बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोको जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई इसकी। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों अभी मैंने जैसा पहले बताया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है क्योंकि वो व्यापारिक है। तो सेम यहाँ पर भी खेतों का आकार बड़ा होता है, मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। तो कहाँ से लिए जाते हैं, स्थानीय लोगों से लिया जाता है। कृषि में वैज्ञानिक विधियों और उच्च तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक पूंजी लगाई जाती है। एक फसलीय कृषि होती है, एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है रोपण कृषि में। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों ने की थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन वासियों ने चाय के बाग की कृषि की शुरुआत की। तो दोस्तों ब्रिटेन वासियों ने, यानी कि रोपण कृषि में जो उपनिवेश थे, उन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग कृषि की शुरुआत की है। चलिए एक बार मैप पर देख लेते हैं किस देश में किस नाम से कृषि को जाना जाता है, मतलब किस कृषि की शुरुआत उन्होंने की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिटेन वासियों ने की थी शुरुआत कहाँ पर, भारत में और श्रीलंका में चाय की। ठीक है, भारत में और श्रीलंका में चाय की शुरुआत किसने की, ब्रिटेन वासियों ने। इसके साथ ही डच के लोगों ने शुरुआत की मलेशिया में और इंडोनेशिया में कोकोनट की। ठीक है, और ये जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर जो शुरुआत की कॉफ़ी और कोको की वो की फ्रांसीसी लोगों ने। और इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों की शुरुआत भी की गई है। तो दोस्तों एक दो आपको याद कर लेनी है, जैसे कि भारत और श्रीलंका का तो आराम से याद हो सकता है। हमें पता है यहाँ पर ब्रिटेन वासियों ने कब्जा किया था, तो ब्रिटेन वासियों ने यहाँ पर शुरुआत की है चाय की। अगर असम का क्षेत्र आप देखें तो वहाँ पर आप चाय की फसलें देख सकते हैं आसानी से अभी भी।
तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो जाता है। रोपण कृषि क्या था? रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि थी जिसमें खेतों का आकार बड़ा होता था, मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक विधियां होती हैं तो इसीलिए अधिक पैसे की यानी कि अधिक पूंजी और निवेश की आवश्यकता होती है। एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है इस कृषि में। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो रोपण कृषि जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट कृषि जो है मिश्रित कृषि। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन, और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसका नाम बता रहा है कि इसमें कुछ मिश्रित है यानी कि कुछ मिक्स्ड है। क्या मिक्स होता है दोस्तों? इसमें मिक्स होता है फसलों का उत्पादन और पशुओं का मतलब पशु का पालन एक साथ मिक्स होता है इस कृषि के अंदर। तो मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि से अभिप्राय ऐसी कृषि से है जिसमें फसलों एवं पशुओं को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि फसलों का भी उत्पादन किया जाता है और पशुओं का भी पालन किया जाता है। तो दोस्तों इस कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि इस कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है, जैसे कि भेड़, मवेशी एवं सूअर का पालन किया जाता है। इसके साथ ही कृषि में अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल का भी उत्पादन करना है और पशुओं का भी पालन करना है, तो इसीलिए अधिक से अधिक पूंजी चाहिए, धन चाहिए। और जो कृषक है उसकी कुशल और योग्य कृषक चाहिए होते हैं। तो इस कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? जो कृषक होते हैं वो कुशल होते हैं और योग्य होते हैं, उन्हें दोनों चीज़ों का ज्ञान होता है, फसल उत्पादन का भी और पशुपालन का भी। और इस कृषि में खेतों का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मध्यम आकार के खेत होते हैं। इस कृषि में जो फसलें बोई जाती हैं वो गेहूँ, जौ, राई, मक्का और चारे की फसल बोई जाती है। जो क्रॉप रोटेशन होता है या फिर जिसे बोलते हैं हिंदी में सस्यवर्तन, ठीक है दोस्तों, सस्यवर्तन, इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज कीजिए एक खेत है, इसको हमने 4 भागों में बांटा, तो इन 3 में हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें हमने राई का उत्पादन या जौ का उत्पादन किया है, इस बी पार्ट में राई या जौ का उत्पादन किया है। इसके अलावा सी और डी, ए सी डी में हमने गेहूं का उत्पादन किया है। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो अधिक से अधिक नमी को सोख लेते हैं, जो मिट्टी की जो नमी होती है उसको अधिक से अधिक सोख लेती हैं। इस कारण जो मिट्टी की नमी होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होने लगती है। तो इसीलिए आने वाला जो सीज़न होता है, जब इनकी कटाई कर दी जाती है, इनको प्राप्त कर लिया जाता है, तो फिर बी जो फसल थी राई की या जौ की, उसे इसमें उत्पादन कर दिया सी में, और इसके अलावा ए, बी और डी में हमने दूसरी फसलें लगा दी। तो इससे नमी जो होती है वो बरकरार बनी रहती है, क्रॉप रोटेशन होता रहता है, मतलब कि जो फसल है उसको हम रोटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं खेत के अंदर, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। तो इसको क्रॉप रोटेशन या सस्यवर्तन कहा जाता है। इस कारण क्योंकि इस कृषि में फसलों की जो संख्या है वो अधिक होती है, तो क्रॉप रोटेशन की जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। तो ये भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इसके क्षेत्र। तो इसके क्षेत्र को मैप पर देख लेते हैं या फिर एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। इस कृषि में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जो भी विश्व के अधिक से अधिक विकसित देश हैं उनमें की जाती है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भाग। दोस्तों यूरेशिया मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, एशिया और यूरोप महाद्वीप को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है, एक साथ जब उनका नाम लिया जाता है तो उसे यूरेशिया कहा जाता है। तो चलिए मैप देख लेते हैं मिश्रित कृषि का। तो ये मैप है मिश्रित कृषि के क्षेत्र का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यूरोप के कुछ देश क्षेत्र, ठीक है, विकसित देश जो हैं वो ये वाले जो ब्लैक से दिखा रखे हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग, अफ्रीका के कुछ भाग, तो इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या थी दोस्तों, याद है अभी भी? जहाँ पर फसलों का उत्पादन और पशुओं का पालन एक साथ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक भी हमारा हो जाता है, मिश्रित कृषि क्या है और इसके क्षेत्र, इसकी विशेषताएं।
तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो भारत में आप मिश्रित कृषि देखते हैं, जैसे कि कोई किसान है उसने गाय भी पाल रखी है और वो कृषि भी कर रहा है, तो ये उस प्रकार की कृषि नहीं है। ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो कृषि है उसमें अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है ये हमारे जो गाँव में या जो हमारे क्षेत्रों में की जाती है इंडिया में, वैसी कृषि नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन विशेषता है वो क्या है कि पशुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है, और जो कृषक होता है वो योग्य एवं कुशल होता है। वो दोनों कामों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और बहुत अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखरेख की जाती है, तो इसीलिए ये कृषि इस प्रकार की कृषि नहीं होती है। तो चलिए, इसके हमने क्षेत्र भी देख लिए हैं, ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का या चैप्टर का, उसके अंदर हम जो भी आने वाली जो कृषि की विशेषताएं हैं और जो कृषि के प्रकार हैं जो बच गए हैं वो वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम सिलेबस को पूरा करेंगे जनवरी से पहले। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आइकन पर क्लिक कर कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो का अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और थर्ड पार्ट देखने के लिए वीडियो का यहाँ पर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।